गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स और हमारी चैनल के सभी व्यूअर्स, आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आपका अभिनंदन है। आज हम करेंगे क्लास 10 के इकोनॉमिक्स में से लेसन नंबर 3 मुद्रा और शाख का भाग 1। जैसे कि आप जानते ही हैं कि मुद्रा मुद्रा मतलब सारी करेंसी, सिक्के, नोट, इसमें सभी आएंगे। और शाख जो है प्यारे बच्चों, एक प्रकार से ये एक बैंक ही है। जैसे कि आप कहते हैं कि मेरा एसबीआई में या मेरा बैंक ऑफ इंडिया में, बैंक ऑफ बड़ौदा में या पीएनबी में अकाउंट है, फला फला शहर में है, तो कहेंगे कौन सी ब्रांच में है। तो ब्रांच का अर्थ भी शाख ही होता है। तो इस प्रकार से मुद्रा और शाख के अंतर्गत आज हम अपनी करेंसी, भारतीय मुद्रा, उसके महत्व और शाख का अर्थ हम बैंकों की बात करेंगे। सबसे पहले देखिए मुद्रा क्या है। मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है। विनिमय क्या होता है? विनिमय का अर्थ होता है लेन देन। लेकिन क्या हमेशा ही ऐसे होता था? नहीं। सबसे पहले पुराने समय में जब मुद्रा नहीं थी तो वस्तु विनिमय प्रणाली थी। वस्तु विनिमय प्रणाली का अर्थ है कि हम मुद्रा न देकर वस्तु देकर कोई दूसरी वस्तु ले लेते थे, अर्थात वस्तुओं के जरिए ही वस्तुओं का लेन देन होता था। मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय वस्तु विनिमय प्रणाली कहती है। मुद्रा का प्रयोग किए बिना वस्तुओं का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। एक व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता है और ठीक दूसरा व्यक्ति उसे खरीदने की इच्छा रखता है, तो वो क्या थी? वस्तु विनिमय प्रणाली थी। और इसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग भी माना जाता था। मान लीजिए कि यदि मुझे गेहूं चाहिए और मेरे पास टमाटर है, तो मैं किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढूंगी कि जो मेरे टमाटर लेना चाहता हो और बदले में मुझे गेहूं दे सकता हो। तो इस प्रकार से ये क्या कहलाएगा? आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। मान लीजिए मेरे पास टमाटर है लेकिन गेहूं कोई देने के लिए तैयार नहीं है, तो ये बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। इस समस्या को हम और गहराई से थोड़ा यहाँ समझते हैं कि एक जूता निर्माता है जो बिना मुद्रा का इस्तेमाल किए जूते का सीधा गेहूं से विनिमय करना चाहता है। वो चाहता है कि मुझे जूते चाहिए लेकिन मेरे पास गेहूं नहीं है, और दूसरी ओर मुझे जूते नहीं चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए, लेकिन मेरे पास क्या है? मेरे पास गेहूं है, लेकिन मुझे जूते नहीं चाहिए, मुझे जूते नहीं चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए। तो इस प्रकार से यदि सभी लोग अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तभी इस समस्या का कोई हल हो सकता है। जूता निर्माता यदि मुद्रा का इस्तेमाल किए बिना सीधा गेहूं से विनिमय करता है तो और उसके दोनों उसके लिए तैयार होते हैं, तब वो आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग होगा। उसे गेहूं उगाने वाले ऐसे किसान को खोजना होगा जो ना केवल गेहूं बेचना चाहता हो बल्कि जूते भी लेना चाहता हो। अभी जूते बनाने वाला है, इसे गेहूं चाहिए, लेकिन इसे ऐसे किसान को ढूंढना होगा जो इससे जूते लेना चाहता हो और इसे वो अनाज दे दे। लेकिन आगे ये कहता है कि मुझे जूते नहीं चाहिए, मुझे तो गेहूं चाहिए। इस प्रकार से ये किसी तीसरे व्यक्ति की खोज में निकल पड़ते हैं जो इससे गेहूं ले ले या इससे जूते ले ले और इसे उसके बदले में कपड़े दे दे। अर्थात दोनों पक्ष एक दूसरे की चीज खरीदने और बेचने पर सहमति रखते हो, तभी इसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाएगा। इसीलिए ये समस्या बहुत प्राचीन और बहुत ज्यादा होती थी ये समस्या, और इसका निपटारा हो सका मुद्रा के कारण। अब गेहूं के लिए जो ये आदमी है ये कह रहा है कि मैं गेहूं के लिए आपको जूते दे दूंगा, लेकिन मान लीजिए वो गेहूं जिसके पास गेहूं है वो इससे जूते लेने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उसे कुछ और चाहिए। तब ऐसे में यदि ये व्यक्ति अपने जूते बेचकर पैसे लेता है, तब इसकी समस्या का
हल हो जाएगा। फिर उन पैसों से ये जो चाहेगा, जहां से चाहेगा, वो खरीद पाएगा। मुद्रा मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग को समाप्त कर देता है। अर्थात मुद्रा एक बीच में मध्यवर्ती कार्य करते हैं। कैसे? इस आदमी ने अपने जूते बेचकर पैसे प्राप्त किए और उस पैसे से फिर ये जो भी वस्तु चाहता है बड़ी आसानी से उसे खरीद सकता है। अर्थात वो आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की जो समस्या थी उसका हल हो जाता है। फिर जूता निर्माता के लिए ये जरूरी नहीं कि वह किसी किसान को ढूंढे। अब वह अपने जूतों का खरीदार ढूंढना है और एक बार अपने जूते मुद्रा में बदल लिए तो बड़ी आसानी से गेहूं भी या कोई वस्तु भी खरीद सकता है। अब क्योंकि मुद्रा जो है विनिमय प्रक्रिया में, लेन देन की प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है, इसीलिए इसे विनिमय का माध्यम कहा जाता है। ये मुद्रा का एक कार्य भी है। अगर आपसे पूछा जाए कि मुद्रा क्या है, मुद्रा विनिमय का माध्यम है, लेन देन का माध्यम है। इससे लेन देन, खरीद बेच जो है आसानी से हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। मुद्रा के आधुनिक रूप। मुद्रा के आधुनिक रूप दो हैं, एक तो है करेंसी, दूसरा है बैंकों में निक्षेप। जो हमारी करेंसी देख रहे हैं सारी, और इसमें सिक्के भी, नोट भी, और ये हमारी करेंसी का जो है चिन्ह है, भारतीय करेंसी का चिन्ह है, और ये हमारी आधुनिक मुद्रा के रूप हैं। और दूसरा बैंकों में निक्षेप, जो पैसा हम बैंकों में जमा करवाते हैं, जो पैसा बैंकों में जमा है वो भी हमारी मुद्रा का एक रूप ही है। आगे बढ़ते हैं। मुद्रा के आधुनिक रूप के अंतर्गत करेंसी पढ़ेंगे। मुद्रा एक माध्यम है जिसके जरिए हम किसी भी चीज को विनिमय द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ये इसकी डेफिनेशन भी है कि मुद्रा एक माध्यम है जिसके जरिए हम किसी भी चीज को विनिमय के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले प्राचीन काल में जो थे आहत, इस प्रकार के पंच आहत सिक्के हुआ करते थे। फिर उसके बाद जो है वो गुप्तकालीन सिक्के आए, ये गुप्तकालीन सिक्के हैं। उसके बाद फिर तुगलकी सिक्के आए, उसके बाद जो है अकबर कालीन सिक्के आए, और आज हम पहुंच गए हैं अपने आधुनिक भारत के सिक्के पर, और फिर नोट। तो ये सब हमारी मुद्रा के आधुनिक रूप में पहुंचने की एक सीमा है कि हम कैसे कैसे, एक प्रक्रिया है कि कैसे हम प्राचीन आहत सिक्कों से आज अपने आज वाले आधुनिकतम नोटों पर पहुंच गए हैं। दूसरे शब्दों में मुद्रा के बदले में हम जो चाहे खरीद सकते हैं। मुद्रा के तौर पर सबसे पहले सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ। सिक्के जो थे शुरू में सोने और चांदी जैसी महंगी धातु से बनाए जाते थे। गुप्तकालीन सिक्के सोने के थे, लेकिन जैसे जैसे धातु की कमी होने लगी, महंगी धातुओं की कमी होने लगी, तो साधारण धातुओं के सिक्के बनाए जाने लगे, और बाद में सिक्कों के स्थान पर कागज के नोटों का इस्तेमाल होने लगा। आज भी कम मूल्य वाले सिक्के जो हैं इस्तेमाल किए जाते हैं। अब बात ये आती है कि क्या सिक्के कोई भी बना सकता है? क्या हम भी नोट बना सकते हैं? तो नहीं, हम नोट नहीं बना सकते, क्योंकि भारत के अंदर मुद्रा को छापने का जो अधिकार है वो हमने अपने भारत के सबसे बड़े बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिया हुआ है। केवल उनके द्वारा जारी किए गए करेंसी ही हमारे पूरे देश में वैध मानी जाएगी और विदेशों में भी वो चलेगी। सिक्के और नोटों को सरकार द्वारा अधिकृत एजेंसी द्वारा जारी किया जाता है, और ये एजेंसी कौन सी है? भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यही नोट जारी कर सकता है। भारत की करेंसी नोटों पर एक लाइन लिखी होती है कि मैं धारक को 10 रुपए या 50 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। ठीक है, तो आप समझिए इस बात को। इसका अर्थ है कि करेंसी नोट पर जो आपको वाक्य लिखा मिला है उसके अनुसार आप उस किसी भी व्यक्ति से उस नोट पर लिखी राशि देने का अधिकार रखते हैं। अगर 50 रुपए का नोट है तो वो आपका 50 में ही चलेगा, वो 40 में या 30 में या 20 में नहीं चलेगा। इसीलिए ये सरकारी करेंसी है, वैध करेंसी है,
पूरे देश में, ना केवल देश में बल्कि विदेशों में भी चलेगी। रुपया विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है। अर्थात हमने जैसे पीछे देखा था कि हम कोई भी चीज बेचकर बदले में क्या लेंगे, पैसे, मुद्रा लेंगे, रुपया लेंगे, फिर उसे आगे हम किसी भी चीज को खरीदने में उसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर बात है मुद्रा के लाभ, पैसों के लाभ। जो हमने 1 रुपए का सिक्का है या जो हमारा 500 का 2000 का नोट है, ये सब इनके क्या लाभ है। देखिए सबसे पहली जो लाभ है वो तो यही कि इसने इन सारी समस्याओं का हल कर दिया। ये आवश्यकताओं के दोहरे संयोग से जो समस्याएं उत्पन्न होती है उससे छुटकारा दिलाती है। हमारे आगे जाकर पेपर में ये क्वेश्चन आएगा कि मुद्रा के लाभ बताएं। 2 नंबर का भी आ सकता है और 6 का भी, इसीलिए आपको बड़े ध्यान पूर्वक ये सारे मुद्रा के लाभ करने हैं। दूसरा देखिए, पहला क्या था कि दोहरे संयोग की समस्या से छुटकारा दिलाती है। दूसरा, यह कम जगह लेती है, इसे लाना ले जाना बहुत आसान है। तीसरा, मुद्रा को आसानी से कहीं भी और कभी भी विनिमय के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हम कहीं भी अपने साथ अपनी जेब में से रखकर जो खरीदना चाहें खरीद सकते हैं। और आधुनिक युग में कई ऐसे माध्यम उपलब्ध हैं जिनकी वजह से आज करेंसी नोट को भौतिक रूप में भी ढोने की आवश्यकता नहीं है। आज हम क्रेडिट कार्ड के जरिए, चेक के जरिए भी सारा काम कर सकते हैं। एटीएम का जो हमारा कार्ड होता है, डेबिट कार्ड, उसके जरिए भी हम परचेज जो है वो कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। फिर है बैंकों में निक्षेप, अर्थात मुद्रा के आधुनिकतम रूप का दूसरा भाग, बैंकों में निक्षेप। अब लोगों को अपनी आवश्यकता के अनुसार धन निकालने की सुविधा भी उपलब्ध होती है। मान लीजिए कि अंत में, महीने के अंत में हमें 5000 रुपए मिले और जबकि हमारा खर्चा 4000 का है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे में बचे हुए 1000 रुपए को हम बैंक में जमा करवा देंगे। तो बैंक खातों में जमा धन को हम जब चाहे निकाल लेंगे और इसी को जो है मांग जमा कहा जाता है। यहाँ देखिए बहुत समझने की बात है कि हमने जो धन बैंक में जमा करवाया था उसे जब चाहे हम बैंक से मांग सकते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, मांग जमा। और मांग जमा एक दिलचस्प सुविधा ये देता है कि हम जब चाहे चेक की मदद से अपने पैसे बैंक से निकाल सकते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, मांग जमा। मांग जमा का अर्थ हम अपने जमा करवाए हुए पैसे को बैंक से जब चाहे चेक की मदद से निकलवा सकते हैं, मांग सकते हैं, तो उसे हम मांग जमा कहेंगे। ये डेफिनेशन जो है कई बार पेपर में आती है। उसके बाद है लोग मुद्रा बैंकों में निक्षेप के रूप में भी रखते हैं, क्योंकि रोजमर्रा की आवश्यकताओं के लिए कुछ ही करेंसी की हमें आवश्यकता होती है और लोग इस अतिरिक्त धन को बैंकों में अपने नाम से खाता खोलकर जमा करवा लेते हैं। आप सब अच्छे से जानते हैं कि बैंकों में हमारा एक एक खाता खुलता है और उस खाते में हम पैसे जमा भी करवा सकते हैं, जब चाहे उससे निकलवा भी सकते हैं। अब बात तो ये आती है कि बैंक हमारा पैसा अपने पास रखता है और साथ में हमें ब्याज भी देता है। क्यों? बैंक हमारे द्वारा जमा करवाए गए पैसे को अपने पास जमा भी करता है और बदले में सूद अर्थात ब्याज भी देता है। लेकिन क्यों? इस प्रकार लोगों का पैसा सुरक्षित भी रहता है और उन्हें सूद भी मिलता है। लेकिन ऐसा किया क्यों? क्योंकि वही पैसा जो है बैंक आगे लोगों को ऋण पे दे देता है। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना पैसा जमा करवाया और लोग निकालते भी हैं पैसे और ब्याज भी पाते हैं। लेकिन बैंक ने क्या किया? बैंक ने वही पैसा आगे लोगों को ऋण पे दे दिया। लोगों ने ऋण क्यों लिया बैंक से? अपनी व्यापारिक गतिविधियों को चलाने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, कोई काम रोजगार को पूरा करने के लिए, उसे शुरू करने के लिए, और फिर वे ब्याज के साथ वो पैसा बैंक को लौटा देते हैं। अब बैंक ने 100 रुपए जो थे इस कस्टमर से लिए, ठीक है, इस व्यक्ति ने 100 रुपए यहाँ जमा करवाए और वही 100 और साथ में ब्याज दिया उसने उसको 2 रुपए। अब बैंक ने उसी 100 रुपए को इस कर्जदार को दे दिए
और इससे ब्याज लिया 4 रुपए। अब 4 रुपए जो लिए थे उसमें से 2 ही तो दिए है ना, तो जो बचे 2 रुपए हैं वही बैंक की आमदनी है, वही बैंक की कमाई है। अब हम बात करेंगे चेक की। चेक एक ऐसा कागज है जिसमें खाता धारक अपना खाता किसी बैंक विशेष में रखता है, उस बैंक को अपना धन उस व्यक्ति को देने के लिए आदेश देता है जिसका नाम चेक पर लिखा है। उस पर व्यक्ति का नाम और राशि भी लिखी होती है। इसे समझिए जरा ध्यान से। चेक एक ऐसा कागज है जिसमें खाता धारक कौन, मान लीजिए मैं, और मेरा खाता एक खास बैंक में है, मान लीजिए एसबीआई में। तो मैं, क्योंकि मेरा खाता है उस बैंक में और मेरे पैसे भी पड़े हैं मेरे खाते में, तो मैं बैंक को आदेश दूंगी कि मेरे पैसे जिस व्यक्ति का नाम मैंने चेक पर लिखा है उसे दे दीजिए। और साथ में क्या करूंगी, राशि भी लिखूंगी कि कितने पैसे उसे दे दीजिए। ठीक है। चेक एक ऐसा कागज है जिसमें खाता धारक जिसका खाता है किसी बैंक में, वो उस बैंक को अपने पैसे उस व्यक्ति को देने का आदेश देता है जिसका नाम उस चेक पर लिखा है, साथ ही व्यक्ति का नाम और राशि भी लिखी होती है। आइए चेक को समझते हैं। अकाउंट पे भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर, या 2 लाइन में भी लगा सकते हैं। इसका ये बहुत सेफ मेथड है, इसे हमें अपनाना चाहिए। ठीक है, क्यों, अभी बताती हूँ। पहले हम इसे बाकी जो एसेंशियल पार्ट्स हैं वो भी करते हैं। ये पे प्रेम कुमार, अर्थात मान लीजिए कि मैंने चेक लिखा या यहाँ पर मोहम्मद सलीम ने अपना चेक दिया, ठीक है, बैंक को, क्योंकि उसका बैंक में खाता है मोहम्मद सलीम का। उसने क्या किया, किसी प्रेम कुमार नाम के व्यक्ति के पैसे देने हैं, उसने प्रेम कुमार को चेक दे दिया। चेक पर उसने प्रेम कुमार लिख दिया, नाम लिख दिया, साथ में डेट मेंशन करनी बहुत जरूरी होती है, तो उसने डेट लिखी, साथ में प्रेम कुमार नाम लिखा, फिर लिखा 57,000 ओनली। ये पैसे शब्दों में लिखे और इधर अंकों में लिखे। अब मोहम्मद सलीम साहब ने प्रेम कुमार जी के लिए बैंक को आदेश दिया कि मेरे खाते से पैसे निकालकर प्रेम कुमार जी को 57,000 रुपए दे दिए जाएं। बैंक को कैसे पता लगेगा, क्या इस सिर्फ साइन से पहचान जाएगा कि कौन व्यक्ति है? नहीं, वो अकाउंट नंबर देखेगा। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी अकाउंट नंबर लिखा होता है, वो उस अकाउंट नंबर से पहचान लेगा कि हाँ ये तो सलीम का ही चेक है। और यहाँ पर भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका नंबर और ये शाखा, जो मैंने शुरू में कहा था ना आपको कि मैं पूछता कि ब्रांच कौन सी है, तो ये बैंक शाखा की संख्या है और ये उसका एड्रेस है। ये चेक का नंबर है, एक चेक बुकलेट होती है, उसमें हर चेक का नंबर अलग अलग होता है, और ये कोड है जिससे बैंक पता लगाता है कि ये चेक कितना असली और कितना वैध है। इसीलिए जो चेक है उस सारी डिटेल को चेक करने के बाद बैंक में जो है प्रेम कुमार जी को 57,000 रुपए दे देगा। अब बात करते हैं इसकी, जो हमने 2 लाइनें लगाई हैं और उसके ऊपर अकाउंट पे। कई बार 2 लाइनें लगा के भी काम चल जाता है, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आपके पास प्रेम कुमार जी पैसे लेने आए तो पैसे उन्हें नगद ना दिए जाए, बल्कि उनके द्वारा उनसे अकाउंट नंबर लेकर उसमें जमा कर दिए जाए। इसका बहुत बड़ा फायदा है। सबसे बड़ा फायदा क्या है? मान लीजिए चेक गुम हो जाता है और किसी व्यक्ति के हाथ लग जाता है, और जिस व्यक्ति के ये हाथ लगा था उसका नाम भी प्रेम कुमार था, वो बैंक में जाएगा और कहेगा कि मैं प्रेम कुमार हूँ और मेरे को इतने पैसे दे दीजिए। तो बैंक वाले क्या करेंगे कि ये देखकर कि प्रेम कुमार ही है, उसकी हो सकता है उसकी आईडी देखें, उस पर भी प्रेम कुमार था, उसको 57,000 रुपए दे देंगे। अब ऐसे में फ्रॉड हो गया। तो इसका फायदा देखिए कि अगर अकाउंट पे ही था तो बैंक जो है इस प्रेम कुमार के, यानी कि जो दूसरा व्यक्ति गया था, उससे अकाउंट नंबर लेकर उसके अकाउंट में वो पैसे डाल लेंगे। अब अगर ऐसा कोई फ्रॉड सामने आता है तो मोहम्मद सलीम जो है क्लेम कर सकता है कि मेरे पैसे
जो है असली प्रेम कुमार के पास नहीं पहुंचे, उससे वो चेक गुम हो गया था, तब बैंक वाले ट्रैक कर सकते हैं उस चेक के, उस खाते के जरिए कि वो किसके खाते में, किसके अकाउंट में पैसे गए। इसीलिए इस जो हम अकाउंट पे ही 2 लाइनें लगाते हैं, इसकी वैल्यू बहुत अधिक है। फिर है बैंक की ऋण संबंधी गतिविधियां। बैंक जमा राशि का छोटा सा हिस्सा अपने पास रखता है। देखिए बैंक कितने सारे लोग आते हैं, हमने पीछे भी देखा था कितने सारे लोग आए थे पैसे जमा करवाने के लिए, लेकिन क्या सारे निकलवाने के लिए आए? नहीं, थोड़े से ही लोग जो है पैसे निकलवाने के लिए आते हैं। आजकल भारत में बैंक जमा केवल 15% हिस्सा नगद के रूप में अपने पास रखता है, बाकी जो पैसा है वो आरबीआई के पास जमा करवा देता है, लोगों को ऋण के रूप में दे देता है। धन निकालने की संभावना को देखते हुए ही ये जो हिस्सा है 15% रखा गया है। बैंक जमा राशि के बड़े भाग को ऋण देने के लिए करता है। जमा राशि का बड़ा भाग कहाँ चला गया? ऋण देने में चला गया। तो क्योंकि बहुत सारी गतिविधियों के लिए ऋण की आवश्यकता होती है, कोई व्यापार चलाने के लिए, कोई छोटी मोटी फैक्ट्री लगाने के लिए, बड़ी फैक्ट्री लगाने के लिए, खेती के उपकरण खरीदने के लिए भी जो है ऋण की आवश्यकता हो सकती है। इस प्रकार बैंक अपने पास अतिरिक्त आय को जरूरतमंदों को ऋण देकर उनसे ब्याज लेता है और वही उसकी आमदनी है। तो बैंक ने एक मध्यस्थता के रूप में कार्य किया। क्या कार्य किया कि एक व्यक्ति से पैसे लेके जमा कर लिए और दूसरे व्यक्ति को ऋण के लिए दे दिए। इस प्रकार उसने मध्यस्थता का भी कार्य किया। कर्जदार से लिया गया ब्याज और जमाकर्ता को दिया गया ब्याज का अंतर ही बैंक की आय का स्रोत होता है। कर्जदार से जो पैसे ब्याज लिया था वो उसमें से, जिसे हमने पीछे पढ़ा था 4 रुपए लिए, उसमें से 2 रुपए जो थे जमाकर्ता को दे दिए, 2 का जो बचे वही बैंक की आय का स्रोत है। बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज्यादा ब्याज वो ऋण पर लेते हैं। फिर हम पढ़ेंगे बैंकों के कार्य। बैंक एक ऐसी संस्था है जो लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से जमा स्वीकार करती है, फिर दूसरे लोगों को ऋण देती है। बैंक लोगों से जो राशि लेती है उस पर बैंक जमाकर्ता को ब्याज भी देती है और जिस व्यक्ति को ऋण देती है उससे ब्याज लेती है। ये ब्याज लेने देने का अंतर ही बैंक की आमदनी है। अब बात आती है कि बैंक कार्य क्या क्या करते हैं। ये क्वेश्चन बड़े आता है, 5 या 6 नंबर के प्रश्नों में आता है। बैंक रुपए का लेन देन करती है। बैंक लोगों से बचत के पैसे लेकर उनके पैसे को सुरक्षित बनाती है। बैंक सभी पैसे अपने पास नहीं रखता, बल्कि उसका एक बड़ा हिस्सा आरबीआई को देता है और 15% अपने दैनिक गतिविधियों को पूर्ण करने में लगाता है। बैंक अपनी जमा राशि को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करता है। बैंक जमाकर्ता और कर्जदार के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। बैंक ये भी सुनिश्चित करता है कि ऋण अधिक से अधिक ग्रामीण और जरूरतमंदों को ही दिए जाए। बैंक देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो इस प्रकार से बैंक बहुत सारे कार्य कर हमारे देश की और हमारी अर्थव्यवस्था की बहुत सारी समस्याओं का हल करता है। आशा करती हूँ कि आज आपको हमारा ये लेसन समझ आया होगा, जितना भी पाठ हमने किया है, और अगले पार्ट में हम इसका अगला भाग करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।